हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड मैथ्स ऑनर्स के पेपर फोर्थ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स यानी गणितीय सांख्यिकी का अध्ययन कर रहे थे हम। गणितीय सांख्यिकी में अब तक हम 3 चैप्टर्स देख चुके हैं। हमारा पहला चैप्टर था बारंबारता बंटन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा चैप्टर था केंद्रीय प्रवृत्ति के माप यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और तीसरा चैप्टर था विक्षेपण के माप यानी मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। तो आज जो हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा आघूर्ण मोमेंट्स, उसको पढ़ने से पहले हम इन तीनों चैप्टर्स को एक बार फिर से थोड़ा सा समराइज करना चाहेंगे। तो बारंबारता बंटन यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर में हमने पढ़ा कि आंकड़ों का वर्गीकरण बारंबारता बंटन कहलाता है। उसके बाद हमने बारंबारता बंटन के अलग अलग टाइप्स, अलग अलग प्रकार देखे थे, जैसे कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन और संतत बारंबारता बंटन, असंतत बारंबारता बंटन, यानी चर के मानों के आधार पर अलग अलग तरीके से हमने बारंबारता बंटन परिभाषित किए थे। उसके बाद उसी चैप्टर में हमने बारंबारता बंटन का आलेखी निरूपण देखा था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था, जिसमें हमने किसी बारंबारता बंटन के लिए आयत चित्र क्या होता है, बारंबारता बहुभुज क्या होता है और बारंबारता वक्र क्या होता है, संचयी बारंबारता वक्र क्या होता है, इस सब का अध्ययन किया था। तो फर्स्ट चैप्टर से यानी बारंबारता बंटन से हमें आंकड़ों का वर्गीकरण करने पर और उसके आलेखी निरूपण से कुछ सूचनाएं प्राप्त होती हैं कि उस बंटन का चर किस तरह से है, यानी उस चर किस तरह से मान ग्रहण कर रहा है। लेकिन आलेखी निरूपण के द्वारा हम सटीक और स्पष्ट सूचना प्राप्त नहीं कर सकते हैं और हम हमेशा बंटन का आलेखी निरूपण भी नहीं कर सकते हैं। तो उस स्थिति में हमें गणितीय विश्लेषण की ज़रूरत होती है, यानी आंकड़ों के मैथमेटिकल एनालिसिस की ज़रूरत होती है। तो उसके तहत हमने सबसे पहला मैथमेटिकल एनालिसिस जो पढ़ा था वो था केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें हमने किसी बंटन के लिए 3 मेजर्स की बात की, 3 गणितीय माध्यों की बात की, जिसमें पहला हमारा माध्य था मीन, और दूसरा माध्य का था मीडियन, और तीसरा हमारा बहुलक था मोड। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हमें बंटन के उस मान को बता रहे थे, यानी बहुलक को अगर हम देखें तो बहुलक सबसे अधिक बारंबारता वाला मान था, यानी बंटन में जो चर का सबसे अधिक बारंबारता वाला मान है वो बहुलक था। इसी तरह माध्य का चर का मिड वैल्यू, मध्य मान था, यानी जो बीच में जो मान हो रहा था हमारा वो हमारी माध्य का थी, और माध्य उस चर का औसत मान था। यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप वह संख्या थी जिस संख्या के इर्द गिर्द आसपास बंटन के ज्यादातर मूल्य केंद्रित थे, या उस संख्या की तरफ अधिकाधिक मूल्य बंटन के प्रवृत्त हो। और जो हमने तीसरा चैप्टर पढ़ा था विक्षेपण के माप यानी मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, उसमें हमने पढ़ा था मानक विचलन। अगर हम इसकी बात करें, मानक विचलन, माध्य विचलन, वर्ग माध्य, मूल विचलन या माध्य वर्ग विचलन, ये सब हमने पढ़ा था इसमें। तो मानक विचलन और माध्य विचलन यानी मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन हमें बंटन के चर के फैलाव बता रहे थे कि चर के मान, यदि x बार ये मान है तो चर के दूसरे मान माध्य से कितनी दूरी पर हैं, किस तरह से हैं, कहाँ कहाँ हैं।
क्या स्थिति है उनकी, ये हमें मानक विचलन और मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन यानी विक्षेपण के माप, ये जानकारी हमें दे रहे थे। आज हम जो चैप्टर शुरू करेंगे उसका नाम है आघूर्ण, जिसको इंग्लिश में मोमेंट्स बोलेंगे। और इस चैप्टर से हमें बंटन की शेप के बारे में पता चलेगा, यानी बंटन की आकृति का मालूम होगा कि बंटन कितना तेजी से परिवर्तित हो रहा है। साथ ही साथ बंटन का ज़्यादातर भाग किस संख्या के दूसरी तरफ है या इधर है, जिसको हम स्क्यूनेस बोलेंगे, हिंदी में विषमता। इसी तरह से एक और टर्म हम यूज करेंगे, एक शब्द होगा हमारा कुर्टोसिस, हिंदी में ककुत्ता या वक्रता कहेंगे हम। और कुर्टोसिस या वक्रता या ककुत्ता से हमें बंटन की बारे में ये पता चलेगा कि उसका चर का मान कितनी तेजी से परिवर्तित हो रहा है या उसकी परिवर्तन की दर कैसी है, ये हमें कुर्टोसिस से मालूम होगा। तो इस चैप्टर में हम आघूर्ण पढ़ेंगे और हम ये भी देखेंगे कि आघूर्ण मोमेंट्स जो हमने पीछे मेजर्स पढ़े हैं उनका जनरलाइजेशन है, व्यापक रूप ही है, ये भी हम इसमें देखेंगे। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट होगा इस चैप्टर का। तो अब ये स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आघूर्ण की परिभाषा देखते हैं। यदि किसी बारंबारता बंटन में चर के मान x1, x2, xn हो, चर के मान दे रखे हैं जिनकी बारंबारताएं दे रखी हैं f1, f2, fn, तो किसी स्वैच्छ बिंदु a के परित या a के प्रति बंटन का आरवां आघूर्ण म्यू आर डैश निम्न प्रकार से परिभाषित होता है। यानी rth मोमेंट किस तरह से डिफाइन होता है, म्यू आर डैश इक्वल्स टू 1/N समेसन i इक्वल्स टू 1 to स्मॉल n, जितने मान हैं चर के एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए की पावर होल पावर आर, एक्स आई माइनस ए की होल पावर आर, जहां समेसन एफ आई इक्वल्स टू कैपिटल एन। तो ये rth मोमेंट अबाउट ए की डेफिनेशन हुई, यानी ए के सापेक्ष या ए के प्रति बंटन का आरवां आघूर्ण समीकरण 1 से परिभाषित किया जाएगा, इस तरह से किया जाएगा। एक दूसरा और आघूर्ण होता है जिसे हम केंद्रीय आघूर्ण कहते हैं, सेंट्रल मोमेंट्स। यह तब होता है यानी हम यदि विचलन या ए की जगह पर स्वैच्छ संख्या की जगह पर x बार लें, यानी विचलन समांतर माध्य के परित लें, या हम इसे समांतर माध्य के प्रति आघूर्ण भी कहते हैं, मोमेंट्स अबाउट मीन भी इसे कहा जाता है, और इसे हम म्यू आर से व्यक्त करते हैं। जबकि किसी स्वैच्छ संख्या a के प्रति जो मोमेंट्स थे, आघूर्ण थे, उसको म्यू आर डैश से व्यक्त कर रहे थे। और म्यू आर समीकरण 2 से परिभाषित किया जाता है, यानी 1/N समेसन i इक्वल्स टू 1 to स्मॉल n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की होल पावर आर। तो इस तरह से दोनों आघूर्णों की परिभाषा हुई है हमारी। अब हम कुछ विशेष स्थितियां देखेंगे, यानी आर के अलग अलग मान लेकर देखेंगे कि जीरोथ मोमेंट आपका क्या होता है और फर्स्ट मोमेंट क्या होगा, सेकंड मोमेंट क्या होगा, दोनों केसेस में। तो पहला केस है जब r इक्वल्स टू 0 हम लें समीकरण 1 व 2 से, तो r इक्वल्स टू 0 यानी किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब होता है वो संख्या 1 हो जाती है, और 1 कांस्टेंट होने के कारण समेसन एफ आई कैपिटल N दोनों समान हैं, कैंसिल हो जाएंगे। तो म्यू 0 डैश यानी जीरोथ मोमेंट अबाउट a और जीरोथ मोमेंट अबाउट मीन दोनों एक होंगे, यानी जो जीरोथ आघूर्ण है हमारे वो a के परित लें या माध्य के परित लें, दोनों का मान एक होता है।
अब यदि हम r इक्वल्स टू 1 लें समीकरण 1 व 2 में, तो μ1 डैश समीकरण 1 से μ1 डैश बन जाएगा हमारा 1/N समेसन fi xi माइनस a। हल करने पर पहली टर्म आपको x बार देगी और a समेसन से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। कॉमन आने के बाद समेसन fi N से कैंसिल होने के बाद μ1 डैश का मान मिलेगा हमें x बार माइनस a, जिसे हम d कहते हैं। और समीकरण 2 से हमें μ1 मिलेगा, यानी पहला आघूर्ण मिलेगा हमें माध्य के सापेक्ष, वो होगा 1/N समेसन fi xi माइनस x बार। और माध्य की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं, माध्य के गणितीय गुण से हम जानते हैं, माध्य के परित लिए गए विचलनों का योग 0 होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वापस यहाँ पे हम सॉल्व करके देख सकते हैं। पहली टर्म x बार देगी और दूसरी टर्म से भी हमें x बार ही मिलने वाला है, जो कि कांस्टेंट होने के कारण बाहर आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो μ1 यानी माध्य के परित पहला आघूर्ण 0 हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि किसी संख्या a के सापेक्ष लिया गया आघूर्ण यानी μ1 डैश प्रथम आघूर्ण μ1 डैश d होता है, जहां d बराबर x बार माइनस a, यानी उस बंटन का माध्य और उस संख्या का डिफरेंस अंतर d होता है। जबकि माध्य के परित प्रथम आघूर्ण का मान हमेशा 0 होता है, μ1 का मान 0 होता है। तीसरी स्थिति जब हम r इक्वल्स टू 2 लें, तो हमारी जो समीकरण 1 होगी μ2 डैश इक्वल्स टू ये होगा। और माध्य वर्ग विचलन की परिभाषा से हम जानते हैं ये किसका मान है, s स्क्वायर की परिभाषा ही है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है। तो μ2 डैश s स्क्वायर हुआ, यानी किसी संख्या a के परित दूसरा आघूर्ण s स्क्वायर होता है। जबकि μ2 माध्य के परित आघूर्ण 1/N समेसन fi xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, जो कि सिग्मा स्क्वायर की डेफिनेशन है, यानी प्रसरण वेरिएंस की डेफिनेशन है। तो μ2 का मान सिग्मा स्क्वायर हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि μ2 डैश s स्क्वायर μ2 सिग्मा स्क्वायर हुआ। और पीछे हम पढ़ चुके हैं, यानी जो हम बात कह रहे थे कि आघूर्ण जो हैं हमारे वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उनका व्यापक रूप ही है, जनरलाइज फॉर्म ही है। यानी उनसे हम आघूर्णों से हम सारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी प्राप्त कर सकते हैं और मानक विचलन और मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन भी देख सकते हैं। हम μr डैश तथा μr में संबंध देखेंगे, यानी रिलेशन बिटवीन मोमेंट्स अबाउट मीन एंड मोमेंट्स अबाउट एनी नंबर स्मॉल a। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हम दो संबंध स्थापित करेंगे, जिसमें हम किसी बंटन के लिए यदि किसी संख्या के सापेक्ष मोमेंट्स दिए हुए हों, यानी μr डैश के मान दिए हुए हों, जैसे कि μ1 डैश μ2 डैश और μ3 डैश, तो उस स्थिति में हम माध्य के सापेक्ष मोमेंट्स आघूर्ण निकाल सकते हैं, यानी μ1 μ2 μ3 μr के मान निकाल सकते हैं। और दूसरे संबंध से हम देखेंगे कि यदि माध्य के सापेक्ष आघूर्ण के मान दिए हुए हों, यानी μ1 μ2 μ3 μr के मान दिए हुए हों, तो हम किसी संख्या के सापेक्ष आघूर्ण मोमेंट्स हम निकाल सकते हैं, यानी μr डैश के मान हम निकाल सकते हैं। तो पहला संबंध हम देखते हैं, इसको हम स्टार्ट करते हैं μr की परिभाषा से, मोमेंट्स अबाउट मीन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो rth मोमेंट अबाउट मीन μr होता है 1/N समेसन fi xi माइनस x बार की होल पावर r। यदि हम ब्रैकेट में जिस संख्या के सापेक्ष हमें मोमेंट्स दिए गए हैं उस संख्या को एंटर कराएं, यानी उस संख्या को एक बार जोड़ दें और एक बार घटा दें, तो ब्रैकेट की संख्या के ऊपर कोई फर्क नहीं होगा, स्पष्ट है। और xi माइनस a को हम di से व्यक्त करते आ रहे हैं, जबकि x बार माइनस a को हम d से व्यक्त करें तो हमारा एक्सप्रेशन यानी rth मोमेंट अबाउट मीन ये हो जाएगा 1/N समेसन fi इंटू di माइनस d की होल पावर r।
जहाँ डी आई एक वेरिएबल है, वेरिएबल क्वांटिटी है या वेरिएबल है, जबकि डी कांस्टेंट है, डी इक्वल्स टू एक्स बार माइनस ए। माध्य भी कांस्टेंट है और स्मॉल ए भी कांस्टेंट है। अब हम द्विपद पर में से हम जानते हैं a माइनस बी की पावर n के लिए हम द्विपद प्रसार हम जानते हैं। उसी तरह से हम डी आई माइनस डी की होल पावर r के लिए द्विपद प्रसार हम लगाएं तो ये होगा, यानी डी आई की पावर r माइनस आर सी वन डी आई की पावर r माइनस वन इंटू डी की पावर 1 प्लस आर सी टू डी आई की पावर r माइनस टू इंटू डी की पावर 2, और लास्ट टर्म होगी r प्लस 1वीं टर्म जो कि होगी माइनस 1 की पावर r डी की पावर r, साथ में आर सी आर भी होगा। आर सी आर का मान हम जानते हैं 1 होता है। ठीक है, अब हम ब्रैकेट ओपन करें तो म्यू आर के लिए हमें ये एक्सप्रेशन हुआ, यानी 1/N समेसन एफ आई डी आई की पावर r, जहाँ डी आई का मान है एक्स आई माइनस है। इसी तरह से दूसरी टर्म हमारी बनी समेसन एफ आई डी आई की पावर r माइनस वन, और तीसरी टर्म हमारी बनी समेसन एफ आई डी आई की पावर r माइनस टू। इस तरह से हमारी टर्म्स बनी इसमें। तो rth मोमेंट अबाउट मीन म्यू आर के लिए हमें ये एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ। चूंकि हम किसी संख्या के सापेक्ष आघूर्ण म्यू आर डैश की परिभाषा से जानते हैं, म्यू आर डैश होता है 1/N समेसन एफ आई डी आई की पावर r, यानी एक्स आई माइनस ए की होल पावर r। आरवां आघूर्ण होता है तो म्यू आर डैश से व्यक्त करते हैं, म्यू आर डैश हो जाएगा। इसी तरह से इसका मान म्यू आर माइनस वन डैश, ये r माइनस वनवां आघूर्ण है a के सापेक्ष, और ये a के सापेक्ष r माइनस टू आघूर्ण है। तो तीसरी टर्म हमारी म्यू आर माइनस टू डैश होगी, और d की पावर्स चेंज होती रहेंगी, d की पावर 1 d की पावर 2, और लास्ट टर्म में हमारी d की पावर r होगी। और d के लिए हम ऊपर विशेष स्थितियां पढ़ के आए हैं, तो वहां हमने देखा था म्यू वन डैश का मान d होता है, यानी यहाँ हम d की जगह पर म्यू वन डैश लिख सकते हैं। तो म्यू आर बराबर आया म्यू आर डैश माइनस आर सी वन म्यू आर माइनस वन डैश म्यू वन डैश प्लस आर सी टू म्यू आर माइनस टू डैश म्यू वन डैश का स्क्वायर प्लस माइनस वन की पावर r म्यू वन डैश की पावर r, ये हमारी लास्ट टर्म होगी। तो यहाँ से स्पष्ट हुआ, जिसे हम समीकरण ऐसे व्यक्त कर रहे हैं कि यदि हमें किसी संख्या के सापेक्ष मोमेंट्स दिए हुए हैं तो हम माध्य के सापेक्ष मोमेंट निकाल सकते हैं। अब हम इस समीकरण में r के अलग अलग मान रखकर देखेंगे कि हमें क्या फॉर्मूलाज मिलेंगे। जब हम r इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो म्यू वन का मान किस तरह से निकलेगा, r इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो म्यू टू के लिए क्या टर्म्स होंगी इस एक्सप्रेशन की, वो हम वापस से स्टडी करेंगे। कुछ विशेष स्थितियां देखेंगे समीकरण ए की। यदि समीकरण ए में r इक्वल्स टू 1 रखें तो हमें म्यू वन मिल जाएगा, और म्यू वन के लिए हमें दो टर्म्स मिलेंगे समीकरण ए की, म्यू वन डैश माइनस म्यू जीरो डैश म्यू वन डैश। और जबकि म्यू जीरो डैश का मान 1 होता है तो फाइनली म्यू वन का मान 0 आया। ये हम पहले भी देख चुके हैं, माध्य के परित प्रथम आघूर्ण का मान 0 होता है, और हमने इस रिलेशन से भी प्रूफ कर दिया कि म्यू वन का मान 0 है। अब हम दूसरा आघूर्ण r इक्वल्स टू 2 रखते हैं तो माध्य के परित दूसरा आघूर्ण म्यू टू का मान, इसमें हमें 3 पद मिलेंगे, म्यू टू डैश माइनस 2c1 म्यू वन डैश प्लस 2c2 म्यू जीरो डैश म्यू वन डैश का स्क्वायर। और इसको हल करेंगे तो हमारे पास म्यू टू मिलेगा म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश स्क्वायर, और म्यू टू डैश का मान हम जानते हैं एस स्क्वायर होता है। इसी तरह म्यू वन डैश का मान d होता है। फाइनली म्यू टू का मान हुआ एस स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, जो कि सिग्मा स्क्वायर होता है। तो समीकरण ए से ये भी बात प्रूफ हो जाती है कि म्यू टू सिग्मा स्क्वायर होता है। यानी अब हम r इक्वल्स टू 3 रखें समीकरण ए में तो म्यू थ्री का मान इस एक्सप्रेशन से आएगा। अभी आपको
4 टर्म्स मिलेंगी और हल करने पर आपको μ3 के लिए ये एक्सप्रेशन मिलेगा μ3 डैश माइनस 3 μ2 डैश μ1 डैश प्लस 2 μ1 डैश की पावर 3। इसी तरह से r इक्वल्स टू 4 अगर समीकरण ए में हम रखेंगे तो हमें टोटल 5 टर्म्स होंगी और हल करने के बाद इन टर्म्स को हल करने के बाद हमें μ4 का मान इस तरह से मिलेगा। ये चारों मान हमें μ1, μ2, μ3 और μ4 के ये चारों एक्सप्रेशन हमें याद होने चाहिए। साथ ही हमें समीकरण ए यानी μr डैश और μr में जो संबंध था वो याद होना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बार बार हमें μ1, μ2, μ3 और μ4 के मान निकालने होंगे, तो हमें ये एक्सप्रेशंस याद होने चाहिए। जो दूसरा जो रिलेशन है, यानी जब हमें माध्य के परित आघूर्ण के मान दिए हुए हों यानी μr के मान दिए हुए हों, तो μr डैश के मान किस तरह से संबंधित होंगे, ये रिलेशन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने उसको आपको होम असाइनमेंट के तौर पर दे दिया है कि आप खुद कोशिश करें कि μr डैश और μr के बीच में ये रिलेशन स्थापित करें, ये संबंध स्थापित करने की कोशिश करें। ये आपके होम असाइनमेंट के तौर पर क्वेश्चन है। अगर आपको ये नहीं होता है, इसके लिए हमने एक हिंट भी दिया है कि आपको आरवें आघूर्ण की परिभाषा से, ए के सापेक्ष आरवें आघूर्ण की परिभाषा से स्टार्ट करना है, और अगर नहीं होता है तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे।